एक ऐप जो तुमसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी ग्रोसरी सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। 10 minute delivery, 10-minute quick commerce delivery, 10-minute delivery. 10-minute delivery app in the country. और ये एक सिंगल प्रॉमिस इतना पावरफुल निकला कि 4 साल में ये कंपनी $1 बिलियन तक पहुंच गई, जिसने कुछ ही सालों में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। आज ये कंपनी खुद कई बड़े सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। बाहर से तो एकदम सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, $1 बिलियन की वैल्यूएशन, लैक्स ऑफ ऑर्डर्स, करोड़ों का रेवेन्यू और इन्वेस्टर की लंबी लाइन। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर देखा जाए तो पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है। पिछले कुछ महीनों में जेप्टो को लेकर कंप्लेंट्स बढ़ी है, रेगुलेटर्स की नजर भी कंपनी पर पड़ी है और कंपटीटर्स पहले से ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है उतनी ही तेजी से उसका लॉस भी बढ़ रहा है। अब मेन सवाल ये आता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टार्टअप फेज है जहां हर फास्ट ग्रोइंग कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर जेप्टो के बिजनेस मॉडल में ऐसी कोई कमजोरी है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस चीज ने जेप्टो को आज इतना सक्सेसफुल बनाया, आज वही चीज जेप्टो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। तो इसी वजह से आज हम जेप्टो की कहानी को पूरी डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बनी और क्यों आज इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस की स्टोरीज ला सकें। जुलाई 2021 में आदित्य पिलीचा और कावल्या वोरा ने जेप्टो की शुरुआत की थी। दोनों उस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट करने के बजाय स्टार्टअप बिल्ड करने का डिसीजन लिया। शुरुआत में इस कंपनी का नाम किराना कार्ट था, लेकिन फाउंडर्स ने एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो उस समय लाखों इंडियन कस्टमर्स फेस कर रहे थे। उस टाइम पर ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का ट्रेंड तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन डिलीवरी स्पीड काफी स्लो थी और कई बार तो कस्टमर को अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए कई घंटे या फिर पूरे दिन तक का वेट करना पड़ता था। आदित्य और कावल्या ने इसी गैप को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले डार्क स्टोर मॉडल पर फोकस किया। ये ऐसे छोटे वेयर हाउसेस होते थे जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते थे, और इनकी लोकेशन कस्टमर के रेजिडेंशियल एरिया के आसपास रखी जाती थी, ताकि प्रोडक्ट को जल्दी पिक, पैक और डिलीवर किया जा सके। और इसी मॉडल की वजह से जेप्टो ने अपना सबसे बड़ा प्रॉमिस किया, ग्रोसरी डिलीवरी सिर्फ 10 मिनट में। और ये आइडिया इतना नया और कन्वीनियंट था कि जेप्टो बहुत ही कम समय में कस्टमर के बीच पॉपुलर बन गया। जहाँ बाकी कंपनीज डिलीवरी को घंटों में मेजर करती थी, जेप्टो उसे मिनट्स में मेजर कर रहा था। और यही वजह थी कि कंपनी की ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही और सिर्फ कुछ ही सालों में जेप्टो इंडिया के सबसे टॉप अबाउट स्टार्टअप में शामिल हो गया। इन्वेस्टर भी इस ग्रोथ से काफी इंप्रेसिव थे। 2024 तक कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन के पार पहुंच चुकी थी। फिर अक्टूबर 25 में कैल्फर्स लेड फंडिंग राउंड में जेप्टो ने $450 मिलियन और रेज किए। इस फंडिंग के बाद कंपनी वैल्यूएशन लगभग $7 बिलियन तक पहुंच गई। आज तक जेप्टो लगभग $2.3 बिलियन की फंडिंग रेज कर चुका है, जो किसी भी यंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, रैपिड ग्रोथ थी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट और कंपनीज नए कस्टमर को ऐड कर रही थी। लेकिन यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अलग ही पिक्चर दिखा रही थी। FY25 में जेप्टो का रेवेन्यू 129% की ग्रोथ के साथ 9668.8 करोड़ तक पहुंच गया। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। लेकिन इसी पीरियड में कंपनी का नेट लॉस भी 177% से बढ़कर 3367.3 करोड़ हो गया। यानी कंपनी बेस तो ज्यादा जरूर रही थी, लेकिन प्रॉफिट्स अभी भी दूर थे। और वहीं FY26 में ग्रोथ और भी अग्रेसिव हो गई। रेवेन्यू ऑपरेशन से बढ़कर 22623 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन साथ ही लॉसेस भी कंट्रोल में नहीं आई। कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 5905 करोड़ तक पहुंच गया। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो जेप्टो जितनी तेजी से ग्रो कर रहा था, उतनी ही तेजी से कैश भी बर्न कर रहा था। और इसकी वजह भी काफी सिंपल थी, क्योंकि कॉमर्स देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये बिजनेस बहुत महंगा है। हर सिटी में डार्क स्टोर मेंटेन करने पड़ते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है, डिलीवरी पार्टनर को पे करना पड़ता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट भी देने पड़ते हैं। और ऊपर से हमें ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, मिनट्स और अमेजन जैसे कंपटीटर्स के साथ लगातार रेस चल रही थी। जेप्टो कस्टमर्स और मार्केट शेयर तो जीत रहा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। और यही वो पॉइंट था जहां से कंपनी के लिए असली चैलेंज शुरू होने वाला था। लेकिन जेप्टो की प्रॉब्लम सिर्फ लॉसेस तक सीमित नहीं थी। जब किसी कंपनी पर प्रॉफिट दिखाने का प्रेशर बढ़ता है तो उसे अपनी रेवेन्यू को भी बढ़ाना पड़ता है, या फिर किसी भी तरह कॉस्ट को रिकवर करना पड़ता है। तो जेप्टो ने भी यही करने की कोशिश की और इसी के बाद जेप्टो कंट्रोवर्सीज में आना स्टार्ट हो गई। 2025 के दौरान रेडिट, सोशल मीडिया और कंज्यूमर फोरम्स पर जेप्टो के खिलाफ कंप्लेंट्स तेजी से बढ़ रही थी। कई यूजर्स ने तो ये तक क्लेम किया कि ऑर्डर चेकआउट करते वक्त फाइनल बिल में अलग अलग चार्जेस ऐड किए जा रहे हैं, जैसे रेन फी, कैश हैंडलिंग फी, कन्वीनियंस फी, प्रोसेसिंग फी और स्मॉल कार्ड फी और आइटम हैंडलिंग कॉस्ट जैसे चार्जेस फाइनल बिल को एक्सपेक्टेड अमाउंट से काफी ज्यादा बना देते थे। इनमें से हर चार्ज को अलग अलग देखने पर तो ये चार्ज काफी छोटा लग सकता है, लेकिन जब इन सभी चार्ज को एक साथ GST के साथ जोड़े, तब कस्टमर को फील हुआ कि जो प्राइस उन्हें स्टार्टिंग में दिखाया गया था और फाइनल पेमेंट के टाइम पर जो अमाउंट लिया जा रहा है, उसमें धरती आसमान का फर्क है।
और यहीं से ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठने लगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कंपनी के प्रैक्टिसेस की जांच की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि कुछ मैंडेटरी चार्जेस जो स्टार्टिंग में नहीं बल्कि फाइनल चेकआउट स्टेज के टाइम पर दिखाए जा रहे थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लैंग्वेज में से ड्रिप प्राइसिंग कहा जाता है। इसके अलावा जेप्टो पास मेंबरशिप को लेकर भी सवाल उठते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक कई केसेस में मेंबरशिप चेकआउट के दौरान पहले से ही सेलेक्टेड होती थी, जिसे बास्केट स्निकिंग भी कहा जाता है। CCPA ने इन प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के खिलाफ माना और कंपनी पर 7 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई। वैसे तो फाइनेंशियली जेप्टो के लिए ये अमाउंट बड़ा नहीं था, लेकिन रेपुटेशन के लिए जरूरी था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई जब खुद कंपनी के CEO ने एक्सेप्ट किया कि ये कुछ प्राइसिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कस्टमर को पसंद नहीं आए, और उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रैक्टिसेस को बाद में रोल बैक कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कस्टमर का ट्रस्ट जेप्टो पे से उठ चुका था। इसी बीच जनवरी 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के 10 मिनट डिलीवरी क्लेम्स पर कंसर्न रेज किया और ये माना कि ये क्लेम्स डिलीवरी पार्टनर्स पर अननेसेसरी प्रेशर डाल सकते हैं। और ये जेप्टो के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी ही उसकी पहचान थी। और चैलेंजेस यही नहीं रुके, कंपनी पर एलिक्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग को लेकर CCI की इन्वेस्टिंग रिपोर्ट भी सामने आई। और फिर तभी अप्रैल 2026 में IPO की तैयारी के दौरान फाउंडर्स को FEMA से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन्स मिले। ये गिल्ट का प्रूफ तो नहीं था, लेकिन IPO से पहले इतनी रेगुलेटरी स्क्रूटनी ने इन्वेस्टर को और ज्यादा पोशियस कर दिया। जेप्टो ने अपने IPO फिल्म में खुद लिखा है कि फ्यूचर में लॉसेस कंटिन्यू हो सकते हैं और पुरानी ग्रोथ गारंटेड नहीं है। एक वक्त वो भी था जब जेप्टो अपने इनोवेशन की वजह से हेडलाइन में था, लेकिन अब उसका नाम ज्यादातर कंट्रोवर्सीज और इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। जेप्टो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटर्स या कस्टमर कंप्लेंट्स नहीं है, बल्कि जेप्टो के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंपटीशन। और इस रेस में उसका सबसे बड़ा राइवल है ब्लिंकिट। 2025 के मिडल तक इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट में ब्लिंकिट लगभग 44 से 46% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे था। वहीं जेप्टो 29 से 30% मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर था, जबकि इंस्टामार्ट 23 से 25% के आसपास मौजूद था। लेकिन वहीं 2026 की शुरुआत तक ब्लिंकिट और मजबूत हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकिट का मार्केट शेयर 50% तक पहुंच गया। और अगर डेली ऑर्डर्स की बात करें तो वहाँ भी ब्लिंकिट आ गया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन फर्क नंबर्स में नहीं बिजनेस स्ट्रक्चर में है, क्योंकि ब्लिंकिट के पीछे जोमेटो का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। करोड़ यूजर्स पहले से ही जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, जिससे नए कस्टमर तक पहुंचना और उन्हें ब्लिंकिट पर लाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और इसका उल्टा जेप्टो एक स्टैंड अलोन कंपनी है। जेप्टो को हर नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मार्केटिंग पर पैसा खर्च करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में ये डिसएडवांटेज कंपनी के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। सितंबर 2025 में ब्लिंकिट ने अपना फुल इन्वेंट्री आउट मॉडल भी कंप्लीट कर लिया और इस एक मॉडल की वजह से कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा रिटेल मार्जिन अर्न कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ जेप्टो के लिए इस इकोनॉमिक्स को मैच करना आसान नहीं था और इसी वजह से कंपटीशन और भी डिफिकल्ट होता गया। और इनका सबसे एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट था जेप्टो कैफे। अप्रैल 2022 में जेप्टो के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च हुआ है बिजनेस कस्टमर को कॉफी, सैंडविच, स्नैक, पिज्जा और रेडी टू ईट फूड सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर करने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने इसे एक अलग स्टैंडअलोन ऐप की तरह रिलॉन्च कर दिया। शुरुआत में तो रिजल्ट काफी एनकरेजिंग थे। फरवरी 25 तक जेप्टो कैफे रिपोर्टेडली 1 लाख डेली ऑर्डर्स क्रॉस कर चुका था और तब कुछ एनालिस्ट को लगने लगा कि कंपनी को ग्रोसरी डिलीवरी के अलावा एक पावरफुल ग्रोथ इंजन मिल चुका है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद प्रॉब्लम सामने आने लगी, क्योंकि फूड डिलीवरी ग्रोसरी डिलीवरी से काफी अलग बिजनेस होता है। सप्लाई चेन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टाफिंग और डेली ऑपरेशन सब कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मई 2025 तक जेप्टो को नॉर्थ इंडिया के कई सिटीज में अपनी 44 कैफे स्टोर्स टेम्पोरेरी बंद करने पड़े। आगरा, चंडीगढ़, मेरठ, मोहाली और अमृतसर जैसे शहरों में ऑपरेशन इफेक्ट हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा वर्कर्स भी इम्पैक्ट हुए। कंपनी ने इसके पीछे सप्लाई चेन और स्टाफिंग इश्यूज को वजह बताया। लेकिन चैलेंजेस यही नहीं रुके। नवंबर 2025 तक लगभग 200 जेप्टो कैफे आउटलेट्स हाल्ट कर दिए गए और इसी दौरान कैफे बिजनेस से जुड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कंपनी छोड़कर भागने लगे। और लीडरशिप एग्जिट सिर्फ इसी वर्टिकल तक सीमित नहीं रहे। IPO से पहले कंपनी के अंदर काफी बदलाव आए। HR हेड मार्टिन डेस्फोमेज ने रिजाइन किया। जेप्टो कैफे के CXO और रिलायंस ब्रांड के CEO भी कंपनी से अलग हो गए। और सिर्फ यही नहीं, FY 26 में कंपनी की एम्प्लॉय एट्रिशन रेट 51% तक पहुंच गई। यानी हर 2 महीने में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव उस साल कंपनी छोड़कर जा रहा था। और इतने सारे एग्जिट एक साथ होना और वो भी IPO से पहले, ये जरूर इंटरनल प्रेशर का साइन देता है।
और इसी बीच कंपनी आईपीओ की तरफ भी बढ़ रही थी। 8 मई 2026 को जेप्टो को सेबी की अप्रूवल मिल गई और 9 जून को अपडेटेड डीआरएसपी भी फाइल किया गया। कंपनी का प्लान लगभग 8,010 करोड़ रुपए रेज करने का है, लेकिन चैलेंज फंडिंग नहीं वैल्यूएशन है। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड ने कंपनी की वैल्यूएशन को उसके पिछले $7 बिलियन प्राइवेट वैल्यूएशन से कम एस्टिमेट किया और कंपनी ने खुद भी माना कि फ्यूचर में लॉसेस कंटिन्यू रह सकते हैं और पुरानी ग्रोथ को मेंटेन करना गारंटेड नहीं है। और यही जेप्टो के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्विक कॉमर्स में सिर्फ फास्ट ग्रो करना काफी नहीं होता, आखिर में जीत उसी कंपनी की होती है जो सस्टेनेबल तरीके से प्रॉफिट बना सके। जेप्टो ने स्पीड की रेस तो जीती थी, लेकिन अब उसको ये प्रूव करना होगा कि क्या वो प्रॉफिटेबल बन सकती है, और यही होगा जेप्टो के फ्यूचर का सबसे बड़ा टेस्ट। तो फिलहाल तो जेप्टो किसी क्राइसिस में डूबती हुई कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो रेवेन्यू और स्केल है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए लॉसेस, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और इंटेंस कंपटीशन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मार्केट अब सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिट देखना चाहती है। और आने वाले कुछ साल जेप्टो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट की लॉन्ग टर्म विनर बनेगी या फिर एक स्टार्टअप बन के रह जाएगी जिसने ग्रोथ तो देखी लेकिन प्रॉफिट नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या जेप्टो फ्यूचर में प्रॉफिट बना सकती है या फिर बस लॉस के गेम पर ही खेलती रहेगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो। टेक केयर।